Okay, meanwhile, students, be ready with the PDF which I have sent you yesterday. If you have got the hard copy of the MCQs, then it's okay. If you haven't got, I have sent you yesterday PDF. Please open that. यस, संडे को हमने बहुत सारे MCQs डिस्कस किए थे जिसमें आप में से बहुत से बच्चे नहीं थे, तो यू हैव दोज हु आर नॉट देयर, यू हैव मिस्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कम टू पेज नंबर 7. Page number 7 in the PDF. See. पहले आप में से किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, एनी कंफ्यूजन? पढ़ाई नहीं की है तो क्या कंफ्यूजन? नो स्टडीज नो कंफ्यूजन. किसी को कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है कि सिलेबस से रिलेटेड? कुछ भी नहीं. अच्छा ठीक है, मैं सिलेबस को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देती हूँ. सबसे पहले आएगा द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? मीनिंग के बाद आता है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट यानी जो संडे को मैंने जूम सेशन लिया था उसमें हमने किए थे MCQs. बेसिस मतलब व्हाट इज द बेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? तो प्राइस डिफरेंस इज द बेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. दो कंट्रीज में गुड्स बनाने की प्राइस अलग अलग है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है. अब प्राइस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन डिमांड as well as there is difference in supply. ठीक है, समझ में आया? तो प्राइस डिफरेंस इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस. दोनों कंट्रीज में डिमांड अलग अलग है और दोनों कंट्रीज में सप्लाई भी अलग है. तो इसका एक MCQ बनता है, प्राइस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू. जो लोग उस दिन थे उन्हें याद आ रहा होगा, प्राइस डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू difference in demand, difference in supply, both A and B, none of them. So answer will be, come on, unmute yourself and tell me, both A and B. Right, ये हमने डिस्कस किया था. फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड थियरी इज रिलेटेड टू बोथ माइक्रो एंड, बोल के बता दो जल्दी से, इज रिलेटेड टू बोथ माइक्रो एंड मैक्रो. राइट, ये भी हमने डिस्कस किया था. फिर अगर माइक्रो मैक्रो दो वर्ड्स नहीं दिए होते तो उसकी जगह पर क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड थियरी इज एन ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया था. फिर यस, हमने एक न्यूमेरिकल किया था, दैट इज सबसे पार्ट 1 का, मतलब पेज नंबर मैं आपको बता दूं, इट वाज ऑन पेज नंबर 2 of the PDF, क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 29 तक, राइट? वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. मैंने जूम सेशन पर भी प्रैक्टिस करवाया है. स्टिल यू पीपल प्रैक्टिस इट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक क्वेश्चन अगर वैसा करके देखेंगे तो सेम ऐसा ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में बैठेगा. ठीक है, ये हो गया बेसिस तक की बात. उसके बाद फर्स्ट थियरी, दैट इज जिसको हम कहते हैं सबसे पहले आया था कंसेप्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म, राइट? मर्केंटिलिज्म को स्क्रैप करके एज अ रिएक्शन टू मर्केंटिलिज्म फिर आए क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स,
जो कि किसने दी थी? एडम स्मिथ। दो क्लासिकल थ्योरीज हैं, एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड सेकंड वन इज डेविड कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, इससे यहाँ पे दो क्वेश्चंस बने थे कि एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी है एज अ रिएक्शन टू मर्केंटिलिज्म, वो मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट था, तो उसने अपनी थ्योरी दी। कौन था वो पर्सन जिसने सबसे पहली बार फ्री ट्रेड की बात की? ये भी हम डिस्कस किया था। कौन था वो पर्सन जिसने फ्री ट्रेड की बात की सबसे पहले? एडम स्मिथ। ठीक है, ये हुई क्लासिकल दो थियरीज। उसके बाद आते हैं नियो क्लासिकल थियरीज। नियो क्लासिकल थियरी में आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी, राइट, जो हमने सबसे लास्ट में की थी, जिसको हमने पूरा नहीं किया है, पर एमसीक्यू के लिए इतना ही सफिशिएंट है, उसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी? हर्बलर ने दी थी। अगर आप अपने पेजेस टर्न करेंगे, लास्ट टॉपिक जो मैंने कराया है, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हर्बलर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, और सॉरी, पीपीसी की 3 कंडीशंस होती हैं। दैट इज व्हाट, कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में शेप कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में शेप कैसा है पीपीसी का, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में पीपीसी का शेप। ये तीनों वेरी वेरी आईएमपी हैं। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट, वेट। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बाय हर्बलर, राइट। फिर नियो क्लासिकल थ्योरी में एक और थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इज इट देयर इन योर कॉपीज? यस। हाँ, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड was given by J.S. Mill, right, very very IMP। ये पूछते ही हैं, मतलब अगर हम आप एमसीक्यू का पैम्पलेट भी देखेंगे तो उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है। तो J.S. Mill in 1948, इजी है याद करना क्योंकि 1947 हमें याद रहता है, तो एक साल बढ़ाना है, 1948। तो रेसिप्रोकल डिमांड, नियो क्लासिकल थियरीज में 2 थियरीज आती हैं, जो थी फर्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी और थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। जब हम थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑफर कर्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने उसी टाइम 2-3 क्वेश्चंस लिखवाए थे। ऑफर कर्व, राइट, ऑफर कर्व किसने दिया? ऑफर कर्व में क्या कैसा शेप होता है? 2 ऑफर कर्व्स बनते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिस पर अलग अलग होता है। तो कंट्री ए का ऑफर कर्व कैसा बनता है, कंट्री बी का ऑफर कर्व कैसा बनता है, दोनों ऑपोजिट रहते हैं। है ग्राफ कॉपीज में बनाया है? यस। ठीक है, तो ये ऑफर कर्व से रिलेटेड थिंग्स विल बी आस्क्ड। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न थ्योरी। लास्ट मॉडर्न थ्योरीज में भी 2 थ्योरीज आती हैं, HO थ्योरी, दैट इज हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सर-ओहलिन थ्योरी का एक और नाम है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। यस, इफ यू विल स्टडी द स्टडी मटेरियल, जो नोट्स आपने बनाए हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, उसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। तो HO थ्योरी किसने दी थी? HO ने, हेक्सर-ओहलिन ने दी है। इट इज मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के बाद आते हैं क्या कि इसे हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है की है। ये पहली थ्योरी थी जहां पर लेबर तो अभी तक हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानते ही थे, पर ये पहली थ्योरी है जहां पर लेबर के साथ साथ कैपिटल की भी बात की थी। गॉट इट?
चलिए, फिर एचओ थ्योरी के बाद लास्ट थ्योरी दैट इज मॉडर्न, सेकेंड मॉडर्न थ्योरी इज क्रुगमैन्स न्यू ट्रेड थ्योरी। है सबकी कॉपीज में? यस मैम। यस मैम। यस, यस क्रुगमैन्स मैम। न्यू ट्रेड थ्योरी बाय पॉल क्रुगमैन। पॉल क्रुगमैन ही एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है अपने पूरे सिलेबस में जिसने नोबेल प्राइज जीता है इन ईयर 2008। 8। राइट, तो ये इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर? अब सारी थ्योरीज के एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क माय वर्ड्स, पेपर विल नॉट बी इजी बिकॉज लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके लिए बहुत बहुत सोचना पड़ रहा था और बच्चों ने यही आके बोला कि मैम अगर हमने एजम्पशंस अच्छे से पढ़े होते तो इसका आंसर मुझे आता होता। तो एजम्पशंस और क्रिटिसिज्म हर थ्योरी की। अब उन्होंने हमने लास्ट संडे को एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, which of the following is not the assumption of international trade theory। तो हर थ्योरी का क्वेश्चन, अब हर थ्योरी के एजम्पशंस आपको आने चाहिए और उनमें से कोई एक चीज दी हुई है जो एजम्पशन नहीं है और वो क्वेश्चन ये था, उसमें एक ऐसा एजम्पशन है दैट इज फैक्टर मोबिलिटी। ये फैक्टर मोबिलिटी जो दो वर्ड्स हैं, ये कोई एजम्पशन नहीं है। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री के अंदर तो मूव हो सकते हैं, लेबर एक कंट्री के अंदर तो मूव हो सकता है, पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट मोबाइल, दे आर इमोबाइल। समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो कंट्रीज में मूव नहीं कर सकते। ये एक चीज, ये क्वेश्चन ये याद रखना कि ये एक ऐसा एजम्पशन है जो कहीं पे भी नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचओ थ्योरी और पॉल क्रुगमैन्स थ्योरी। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं क्योंकि मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ के आते और पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आईटी थ्योरी रेफर्स टू ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इट इज रिलेटेड टू बोथ माइक्रो इकोनॉमी एज वेल एज मैक्रो। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड सॉल्व करना बताया था, तो वो क्वेश्चन अच्छे से जिन्होंने किया था, जिन्हें समझ में आ गया है, वो अपने फ्रेंड्स को समझा दीजिएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स बहुत बिजी थे उस दिन। चलिए, फिर हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड भी डिस्कस किए थे। टर्म्स ऑफ ट्रेड में मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला हो, अगर उसका न्यूमरेटर बढ़ता है तो उस टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। याद है? जो लोग थे उस दिन क्लास में, प्लीज कोई बताइए, क्या आपको याद है? यस मैम। क्या याद है बेटा? यस मैम। कि न्यूमरेटर बढ़ेगा तो कोई भी टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, न्यूमरेटर एंड के साथ डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब ये भी चीज मैंने डिस्कस की थी जो मैं एक बार वापस रिवाइज करवाती हूँ, जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, जिस कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, यानी उसी कमोडिटी में लीस्ट, उसी कमोडिटी में डिसएडवांटेज। तो ये सिनोनिम वर्ड्स हैं, राइट? ये दो वर्ड्स सेम मीनिंग बता रहे हैं। जिसमें एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसी में लीस्ट डिसएडवांटेज, और जिसमें लीस्ट एडवांटेज है यानी बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है, बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज नहीं है यानी वहां पर क्या है? कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी मैं वापस करवाऊंगी। इसके बाद चलिए अभी हम एचओ थ्योरी का कुछ रिवाइज करते हैं।
एचओ थियरी सबको नाम दूसरा पता होना चाहिए, फैक्टर एंडोमेंट, और एक और लिख लीजिए बाय चांस अगर आता है तो, फैक्टर प्रोपोर्शनेट थियरी, वहीं पे आपके नोट्स में फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर प्रोपोर्शनेट। ये कहता है कि दो कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है बिकॉज सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों जगह अलग है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई दोनों कंट्रीज में अलग है। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों कंट्री में अलग है। एक कंसेप्ट जिससे इसे स्टडी किया जा सकता है वो है फिजिकल अवेलेबिलिटी। फिजिकल अवेलेबिलिटी मतलब K stands for capital, L stands for labor। जिस कंट्री में K upon L will be greater, K upon L का रेशियो कंट्री A में ज्यादा है एज कंपेयर टू K upon L इन कंट्री B, तो हम कहेंगे न्यूमरेटर देखेंगे, क्योंकि फिजिकल अवेलेबिलिटी की बात हुई है, तो जहां पर K अगर ग्रेटर है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, तो K ग्रेटर है A में, यानी A इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि A इज व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, या फिर A इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री। इसको हमने रिवीजन भी लिया था। और B इज कैपिटल स्कार्स कंट्री, यानी यहाँ पर कैपिटल ज्यादा नहीं है, तो क्या ज्यादा है, लेबर अबंडेंट कंट्री। राइट? समझ में आया? क्लियर है? श्योर? ये कंसेप्ट सबको आता है? यस और नो ही बोल दो। चलो, अब पर अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो A में कैपिटल ज्यादा है, तो A में कैपिटल की प्राइस, A में कैपिटल की प्राइस, जो चीज ज्यादा होती है उसकी प्राइस लेस होती है, कम होगी। तो प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर इन कंट्री A विल बी लेस एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन लेबर इन कंट्री B। क्यों? क्योंकि A हमने देख लिया इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, तो जहां पर कैपिटल ज्यादा है वहां पर कैपिटल की प्राइस, लेस हो। ए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगी। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट कौन से होते हैं? मशीन्स, कार, ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। बी लेबर में ज्यादा है, तो बी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाएगी, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई। इसके बाद जो चीज थी, मैं कुछ बोलने वाली थी और सडनली आई फॉरगॉटन, भूल गई। आइसोक्वांट। हाँ, the tool to study HO theory is isoquant। और भी मैं कुछ बोलना चाह रही थी, ठीक है चलिए। तो ये बेसिक चीज HO theory की आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लीजिए। आ जाइए, अपने PDF को ओपन कीजिए, पेज नंबर, नहीं हाँ मुझे याद आ गया, एक सेकेंड। इसके लिमिटेशंस थे, इसके लिमिटेशंस में और एजम्पशंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एजम्पशंस, यस, इसके एजम्पशन में एक एजम्पशन था फैक्टर, वो प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, वो पढ़िए एजम्पशन। चलिए सारे एजम्पशंस पढ़िए। पहला एजम्पशन क्या था? प्लीज एनीवन, आई रिक्वेस्ट रीड फॉर मी। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पहली थियोरी थी जहां पर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई थी, लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल। यस, नेक्स्ट। देयर आर टू कंट्रीज। हाँ, दो कंट्रीज हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। हाँ, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कॉस्ट बढ़ती है एट कांस्टेंट रेट, कॉस्ट कांस्टेंट रेट पर ही बढ़ती है। फिर परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट।
परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट, ये भी सब थियोरीज का वो है, एजम्पशन है। नेक्स्ट, perfectly mobile within the country. यस, आगे वही बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम कंट्री में मूव हो सकते हैं पर दूसरी कंट्रीज में मूव नहीं हो सकते. वेरी गुड, नहीं हो सकते। नेक्स्ट, Free trade between the countries. फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, Production factors are different for capital intensive and labor intensive. चलो देख लो, ये प्रोडक्शन फंक्शन इज, इसको लर्न करना है, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफरेंट फॉर लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। हाँ, एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लेबर इंटेंसिव गुड है, उसको बनाने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं वो अलग होंगे, और कैपिटल इंटेंसिव गुड को बनाने में जो मटेरियल और फैक्टर्स लगते हैं वो लेबर इंटेंसिव से अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में आया? प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफरेंट फॉर लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव गुड। लेबर इंटेंसिव बनाने में जो चीजें लगी हुई है, के और एल जो लगा है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम के और एल जो किसको बनाने में लगा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड को बनाने में लगा है। पर production function of labor intensive and capital intensive will be what? Same in different countries. Same in different countries. यानी हर कंट्री में लेबर इंटेंसिव को बनाने में जो लगता है, एक कंट्री में भी जो लेबर इंटेंसिव को बनाने में लगेगा वही बी कंट्री में लेबर इंटेंसिव गुड को बनाने में लगेगा। कहने का मतलब, अगर कोई चीज लेबर इंटेंसिव है तो वो दोनों कंट्रीज में लेबर इंटेंसिव ही रहेगी। अगर कोई चीज कैपिटल इंटेंसिव है तो इट्स प्रोडक्शन फंक्शन विल बी सेम इन बोथ कंट्रीज, यानी उसको बनाने में जो चीजें लगी हैं वो दोनों कंट्रीज में सेम है। समझे कि नहीं? यस। इसको रट लेना, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी आईएमपी। अब इसके लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस थियरी के। इसके लिमिटेशंस ये कहते हैं, सबसे पहला क्या लिमिटेशन था? अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक assumptions, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन। आज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट, वन साइडेड थियोरी। हाँ चलने दो। हाँ, वन साइडेड थियोरी में कुछ था, पढ़ो उसको। नहीं था? लियोनटिफ पैराडॉक्स। हाँ, यस, लियोनटिफ पैराडॉक्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है। देखिए, एचओ थियरी बात करती है सिर्फ इसकी कि सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग है। एक कंट्री में लेबर का सप्लाई ज्यादा है, दूसरी कंट्री में कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है। इट इग्नोर्स डिमांड कंडीशंस। तो कौन सी चीज एचओ थियरी इग्नोर करती है? वो है डिमांड कंडीशंस। तो लियोनटिफ एक भाई साहब आए और उन्होंने इस डिमांड कंडीशंस को कंसीडर किया और बताया कि यूएसए में कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल इज मोर, पर वहां पर कैपिटल की डिमांड भी ज्यादा है। हाँ, डिमांड इज ऑल्सो मोर। तो दो वहां पर सप्लाई क्या ऑफ कैपिटल ज्यादा है, फिर भी यूएसए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पर कैपिटल की डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस भी
प्राइस ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। फिर से HO theory completely is based on supply condition. HO theory कहती है जहां पे कैपिटल ज्यादा है वो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगी, जहां पर लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगी। तो सिर्फ सप्लाई की बात की। HO theory ने डिमांड कंडीशन को पूरी तरह से इग्नोर किया। तो एक भाई साहब लियोंटिफ आए और उन्होंने डिमांड कंडीशन को कंसीडर करके ये बताया कि क्योंकि यूएसए में, भले ही यूएसए में कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है, फिर भी यूएसए विल नॉट मेक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। क्यों यूएसए वहां पे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं बना सकता? बिकॉज ऑफ वहां पे कैपिटल की डिमांड भी, वहां पर कैपिटल ज्यादा है। डिमांड के ज्यादा होने से कैपिटल की प्राइस ज्यादा हुई, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट नहीं बना सकता। नहीं बना। समझ में आया? तो व्हाट थिंग वाज इग्नोर्ड बाय HO थ्योरी? HO थ्योरी ने कौन सी चीज को इग्नोर किया, कौन सी कंडीशन को इग्नोर? फर्स्ट डिमांड कंडीशन। सेकंड, कौन आया जिसने डिमांड कंडीशन को कंसीडर किया? लियोंटिफ आया। लियोंटिफ ने बोला कि भले ही सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, पर यूएसए में डिमांड ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है, तो उसके कारण प्राइस ऑफ कैपिटल भी ज्यादा है, ज्यादा होगी। तो क्या वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज, अब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि कैपिटल अबंडेंट कंट्री, सुनना ध्यान से, कैपिटल अबंडेंट कंट्री should export dash good and import dash good. कोई कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट कैसा गुड करेगी? एक्सपोर्ट करना मतलब खुद बनाकर बेचना। तो कैसा गुड? वेरी गुड, कैपिटल इंटेंसिव गुड करेगी। और इंपोर्ट क्या करेगी? लेबर। समझ में आया? क्वेश्चन कैसा पूछेंगे? यस और नो? यस। चलिए बस अभी थ्योरी को के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कम टू पेज नंबर 7 ऑफ द PDF। जो न्यू PDF मैंने सेंड किया था कल, उसमें, और अगर ओल्ड वाले में भी देखोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। पेज 7 पे लास्ट क्वेश्चन 54 मिला सबको? डिड यू गेट? यस। चलिए क्वेश्चन कोई पढ़ेगा? बेटा प्लीज रीड क्वेश्चन। कैपिटल स्कार्स कंट्री शुड इंपोर्ट। चलिए आगे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल स्कार्स कंट्री है, यानी कैपिटल वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, फटाफट नहीं है। कैपिटल नहीं है तो क्या है वहां पर? लेबर है। तो हम बनाएंगे कैसा गुड? हम बनाएंगे कैसा गुड? लेबर इंटेंसिव। और लेंगे क्या? और लेंगे क्या? कैपिटल इंटेंसिव। तो शुड इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव। सी ऑप्शन, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, एग्रीकल्चर, प्राइमरी गुड। तो ऑप्शन विल बी बी, कैपिटल इंटेंसिव। चलिए 55th उसके बाद वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। The trade which takes place within the geographical area of a country. The trade which takes place within the geographical area of a country. यानी एक कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड।
चलिए 58 अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो कौन सी थियोरी पे पहुंच गए? कंपैरेटिव कॉस्ट। हाँ, कंपैरेटिव कॉस्ट। Comparative cost. According to David Ricardo, a country should export that commodity in which it has dash and import that commodity in which it has dash. तो डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग एक कंट्री को एक्सपोर्ट बनाना वो चीज चाहिए जिसमें उसे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, और दूसरों से वो लेना चाहिए जिसमें उसे डिसएडवांटेज। समझ में आया? क्लियर है सबको? तो ऑप्शन बी, a country should export that commodity in which it has comparative advantage and import that commodity in which it has comparative disadvantage. तो रटना मत, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। According to David Ricardo, country should import that commodity in which it has comparative disadvantage and export that commodity in which it has comparative Advantage. Very good. नेक्स्ट आते हैं HO थ्योरी से रिलेटेड, पहले मुझे करवाने थे। ट्वेल्थ पेज नंबर 9 क्वेश्चन 12 न्यू PDF जो भेजा था, पेज नंबर 9 क्वेश्चन 12। मिला सबको क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, कोई पढ़ेगा? पढ़ दो प्लीज। पेज 9 क्वेश्चन 12। पेज 9 क्वेश्चन 12 मिला कि नहीं? मैम ब्लर बहुत है। ब्लर बहुत है? चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप लोग बताओ। ठीक है। According to HO theory, see the screen. According to HO theory, trade results from the fact that different countries dash a difference in factor endowment, B difference in taste and preference, C difference in demand position. and D difference in technology. चलो, according to HO theory, trade results from the fact, ट्रेड होता है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में फैक्टर एंडोमेंट अलग है, अलग अलग कंट्रीज में टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, अलग अलग कंट्रीज में डिमांड अलग है, अलग अलग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी अलग है। चलिए, एनीवन? Difference in factor endowment. अब बाकी क्यों नहीं होगा? चलिए, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? क्योंकि एजम्पशन में, HO थ्योरी के एजम्पशन में ये माना है टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम। HO थ्योरी के एजम्पशन में ये माना है टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम। और HO थ्योरी पूरी तरह से डिमांड को तो क्या कर देती है? पूरी तरह से डिमांड को तो
इग्नोर कर देती है। तो ऑप्शन ए कि ट्रेड तभी हो पाता है क्योंकि हर कंट्री में, अलग अलग कंट्रीज में फैक्टर एंडोमेंट यानी फैक्टर्स का सप्लाई, बोलो फैक्टर्स का सप्लाई डैश है। बोल दो बेटा, फैक्टर्स का सप्लाई डिफरेंट है। अरे थैंक यू बेटा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9, सेम पेज 22, क्वेश्चन 22। मिला क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे? अकॉर्डिंग टू लियोनटिफ आ गया भाई। यूएसए एक्सपोर्ट्स डैश। चलिए आगे ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम रिमाइंड कराते हैं, ऑप्शन नहीं देखना है, हमें ऐसे ही आंसर आना चाहिए। लियोनटिफ कहता था कि यूएसए में क्या सप्लाई क्या ज्यादा है, सप्लाई किस चीज का ज्यादा है, कैपिटल का कि लेबर का? जल्दी बोल दो। सप्लाई किसका ज्यादा? कैपिटल। पर वहां पर कैपिटल की डैश भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है। तो इस वजह से वहां पे कैपिटल की डैश ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा होगी। तो यूएसए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक्सपोर्ट करेगा। नहीं बनाएगा। तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा क्या? लेबर इंटेंसिव। तो यूएसए लेबर इंटेंसिव बनाकर एक्सपोर्ट करेगा और क्या ले लेगा दूसरी कंट्री से? कैपिटल। वंस अगेन यूएसए में कैपिटल का सप्लाई ज्यादा है, पर लियोनटिफ ने कहा डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने के कारण कैपिटल की प्राइस भी ज्यादा होगी। तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं बना सकता, वो क्या बनाएगा? खुद लेबर बनाकर क्या करेगा? ट्रेड करना है तो खुद बनाकर हम एक्सपोर्ट खुद बनाकर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करेगा और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करेगा। ऑप्शंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लियोनटिफ यूएसए एक्सपोर्ट्स, बताइए अब आंसर आप लोग ही बताइए। एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए? खुद जो बनाएंगे वो लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, गुड। ऑप्शन ए समझ पड़ी गई? यस मैम। मैम बाय द वे इसकी सॉफ्ट कॉपी तो जल्दी से इश्यू हो जाएगी ना? हार्ड कॉपी ना? हाँ यस, टुडे दे वर सपोज्ड टू, आज आपको मैसेज आ जाएगा। ओके मैम। हाँ यस। चलिए ये क्लियर है। 22 कैसा क्वेश्चन आएगा? कंसेप्ट समझ में आया लियोनटिफ से रिलेटेड? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन है। सेकेंड, पेज नंबर 10 पे सेकेंड क्वेश्चन है। पेज नंबर 10 पे सेकेंड क्वेश्चन है। मिला सबको क्वेश्चन? यस मैम। इंडिया शुड एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू एचओ थियरी। एचओ थियरी के हिसाब से इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? इंडिया इज रिच इन लेबर इंटेंसिव। तो हम बनाएंगे क्या? लेबर इंटेंसिव। और वही चीज हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। यस, तो सेकंड का बी लेबर इंटेंसिव गुड। नेक्स्ट सेम पेज क्वेश्चन 16, पेज 10 पे ही क्वेश्चन 16। Assumption of Heckscher-Ohlin theory are,
assumption of Heckscher-Ohlin theory are, सबसे पहला perfect competition है assumption, Yes, ma'am. Yes. है assumption. Factor mobility within country, factor mobility within country, factor country के अंदर Yes. move हो सकता है, Yes. 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 Immobility of factor outside the country, Yes. फैक्टर आउटसाइड मूव नहीं हो सकता, इमोबिलिटी, क्या ये assumption है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. फैक्टर सिर्फ अंदर मूव हो सकता है, बाहर मूव नहीं हो सकता. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन विल बी All of the above. all of All the of above. चलिए 11th पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, क्वेश्चन 10 कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड है. पढ़ो. द कमोडिटी इन विच, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? No. नहीं दिख रहा? Yes, चलिए ma'am. मैं पढ़ देती हूँ. A commodity in which a nation has least absolute disadvantage represents its area of. चलिए ये मैंने सिखाया है. A nation has least disadvantage. Least disadvantage का opposite word, same word. Comparative advantage. 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 Comparative advantage. So option will be option B. B. वापस से, नेशन हैज लीस्ट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज. लीस्ट डिसएडवांटेज, लीस्ट डिसएडवांटेज अरे डिसएडवांटेज नहीं है तो क्या है? Comparative advantage. Comparative advantage. Yes. पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, पीडीएफ का पेज नंबर 12. नीचे से फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब सितंबर 2015, सितंबर 2015 में फर्स्ट क्वेश्चन मिला. Yes. In Heckscher-Ohlin model, international trade is based mostly on a difference in. आप लोग बताएंगे. Heckscher-Ohlin थ्योरी में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि Factor endowment. फैक्टर एंडोमेंट. यस, ऑप्शन फैक्टर एंडोमेंट ही आएगा जब भी एचओ थ्योरी की बात होती है. डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, डिफरेंस इन प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, डिफरेंस इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट. चलिए पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, क्वेश्चन 10. ये भी आना चाहिए खुद ही. पेज नंबर 10, ऑटार्की मीन्स. किसको पता है मीनिंग ऑटार्की का? मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. No international trade. हाँ. कब नो इंटरनेशनल ट्रेड होगा? दिमाग में नो इंटरनेशनल ट्रेड रखकर अब ऑप्शंस पढ़िए. कब नो इंटरनेशनल ट्रेड होगा? जब हर कंट्री खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होगी. तो ऑटार्की मींस सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ नेशन, इक्विलिब्रियम विथ मैक्सिमम गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. मैक्सिमम गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑटार्की में इंटरनेशनल ट्रेड होता ही नहीं है. फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ये कुछ भी फालतू ऑप्शंस हैं. ऑटार्की मींस नो इंटरनेशनल ट्रेड. नो इंटरनेशनल ट्रेड तब होगा जब हर कंट्री खुद में ही क्या रहेगी? Efficient. चलिए उसी के नीचे फर्स्ट क्वेश्चन,
टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. चलिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दिख डिफिकल्ट रहा है बट इट विल नॉट टेक इवन मोर देन अ मिनट. देखिए, द टेबल शोज consumption shares of two countries A and B for commodity X and Y. वो भूल गए लिखना and Y. After international trade, country A completely specializes in the production of X and country B in Y. Country A क्या बनाने में अच्छी है? X. And country B? Y. Y. What international terms of trade has been applied in hypothetical table? अब इस hypothetical table में दोनों countries के बीच में trade होने पर क्या ratio apply हुआ है? See here on the screen how to do such kind of question. अगर आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो ये टेबल एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के का टेबल है. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में ये टेबल है ऑलरेडी, पर अब हमें तो याद नहीं रहता है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू शुड रिमेंबर दिस लाइन. आपको ये लाइन रिमेंबर होनी चाहिए. आपको सिर्फ ये लाइन देखनी है. देखिए, मैं बना रही हूँ 60 40 40 60. Now this line is there. सबको दिख रहा है? तो लाइन में 40 40 आ रहा है. Yes. तो what is the exchange ratio? 1:1. 1:1. समझ में आया? अब अगर आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को अच्छे से लर्न किया होता तो आपको पता होता कि ये टेबल एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में ही है, पर अब हमें तो नहीं याद रहता, कितना सब पढ़ना है. तो सिंपल सी बात है, ये लाइन याद रखना है. कभी भी एक्सचेंज रेशो पूछे तो बस ये लाइन पे जो बैठता है उनका रेशो विल बी द आंसर. यस, तो 40 40 दैट मींस ऑप्शन कौन सा आएगा? सी. 1:1. 1:1. नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन मुझे आया था जो मुझे लगा था बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे डिस्कस करना चाहिए. ऑफर कर्व से रिलेटेड है. जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू. चलिए, सेम ऐसा क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो है पेज नंबर 16 ऑफ द पीडीएफ. पेज नंबर 16 ऑफ द पीडीएफ. देखिए, अब आपको करने आ रहा है. पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन 14. कंट्री एक्स एंड वाई 14 और वो 5, मतलब पेज नंबर 16 और 17 आधा आधा है. आप 17 पे भी देख सकते हैं. सेम क्वेश्चन है. लाइन याद रखनी है, बस लाइन याद रखेंगे तो सेम इट इज 1:1. ऑप्शन सी. या मुझे जो क्वेश्चन बहुत जरूरी कराना था वो ये है. क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल रहा है बट मेरे को याद है क्वेश्चन. मैं लिख के बताती हूँ. ऑफर कर्व ऑफ अ कंट्री bulges dash. ये क्वेश्चन था. ऑफर कर्व ऑफ अ कंट्री bulges dash. तो ये भी क्वेश्चन की लाइन डिफिकल्ट है
बट इट इज इजी। ऑफर कर्व दो तरह से बनते हैं। ऐसा होता है ऑफर कर्व, आप अपने नोट्स में पीछे नहीं भी करेंगे और नोट्स टर्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक दूसरी कंट्री के लिए ऑफर कर्व ऐसा होता है। ये कंट्री ए का ऑफर कर्व है, ये कंट्री बी का ऑफर कर्व है। अब यहाँ पर पहली कंट्री में इट इज क्लॉथ एंड रबर। क्या एजम्पशन था? कंट्री ए स्पेशलाइजेस इन क्लॉथ, तो कंट्री ए के लिए ये था एक्सपोर्ट और ये था इंपोर्ट। सेम क्लॉथ एंड रबर, दोनों सेम ही चीज लेते हैं। तो कंट्री बी के लिए रबर एक्सपोर्ट होता है और कंट्री ए के लिए इट इज क्या, कंट्री बी के लिए क्लॉथ इज इंपोर्ट। तो ऑफर कंट्री bulges towards the axis which shows import। बल्ज किसकी तरफ होता है? उस एक्सिस की तरफ जो इंपोर्ट शो करती है। कंट्री ए के लिए भी देखो बल्ज हो रहा है, गोल घूम रहा है उस एक्सिस की तरफ जो इंपोर्ट शो कर रही है। अब यहां पर भी देखें तो ऑफर कर्व उस एक्सिस की तरफ बल्ज होता है जो क्या शो कर रहा है? इंपोर्ट। समझ में आया? क्लियर है? देखो तो ये क्यों कर पाए क्वेश्चन हम, क्योंकि हमने स्टडी मटेरियल को ध्यान से पढ़ा हुआ है। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैम ने ऑफर कर्व समझाया था या हमने जो वीडियो देखे थे या जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें ऑफर कर्व ए के लिए क्लॉथ एक्सपोर्ट होता था क्योंकि ए स्पेशलाइजेस इन क्लॉथ, बी स्पेशलाइजेस इन रबर। तो क्लॉथ रबर सेम बनाते हैं, पर ए के लिए रबर इज इंपोर्ट और ऐसा बनता है। तो इंपोर्ट वाली एक्सिस की तरफ बल्ज होता है, यहाँ पे ये ऐसा बल्ज हो रहा है, तो यहाँ पे बी के लिए क्लॉथ इंपोर्ट है, तो अगेन इंपोर्ट वाली एक्सिस की तरफ बल्ज होता है। अंडरस्टूड? तो क्या आंसर है? इट बल्जेस टुवर्ड्स द एक्सिस व्हिच शोस इंपोर्ट। इज इट क्लियर? Yes. अब मैं न्यू ट्रेड थ्योरी भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ओपन इन योर नोट्स कॉपी, अगर आपने नोट्स बनाए थे तो। न्यू ट्रेड थ्योरी वाज गिवन बाय पॉल क्रुगमैन। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में बात की थी? सबसे पहले इन्होंने बात की थी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, याद हो तो नोट्स में दिख रहा हो तो, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। यस, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू बनता है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड इन अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स यानी अभी तक जो भी थ्योरीज पढ़ी उसमें एक कंट्री क्लॉथ में स्पेशलाइज करती है, दूसरा रबर में। तो क्लॉथ एंड रबर आर कंप्लीटली अनरिलेटेड गुड्स, तो ये होता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। पर पॉल क्रुगमैन कहते थे कि जरूरी नहीं है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड भी हो सकता है। और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड मतलब ट्रेड इन रिलेटेड गुड्स, trade in related goods. Now how trade in related goods is possible? दो कंट्रीज के बीच में क्लॉथ, सिर्फ एक ही कमोडिटी है क्लॉथ, उसका ट्रेड हो सकता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। इसलिए वापस से पॉल क्रुगमैन कहते थे कि सिर्फ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड पॉसिबल नहीं है, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड भी पॉसिबल है। यानी एक ही चीज को वो कंट्री एक्सपोर्ट भी कर रही है और इंपोर्ट भी कर रही है। इंडिया कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट कर रही है और नायलॉन क्लॉथ इंपोर्ट कर रही है। तो एक ही प्रोडक्ट में रिलेटेड गुड में भी ट्रेड हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी में देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम प्रोडक्ट। इसलिए दिस गेव राइज टू अ थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी तक जितनी भी थ्योरी थी वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की बात करती थी।
दिस वॉज द फर्स्ट थियोरी जिसने परफेक्ट कंपटीशन को स्क्रेप किया और बात की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। इसके बाद इन्होंने बात की है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन बल्क क्वांटिटी में करते हैं तो एवरेज कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाती है। Once again, economies of scale, when you produce in large quantities, तो per unit production एक चीज को बनाने की कॉस्ट कम होती जाती है। ये सब आपके नोट्स में है, नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप वीडियो देखिए, सब उसमें क्लियरली समझा है। नोट्स में आपने इंटर ट्रेड में लिखवाया है कि ट्रेड इन अनरिलेटेड गुड्स, और इंट्रा में एक सेकंड फिर मुझे देख लीजिए। यस। तो दिस इज, सॉरी मैंने अभी बोलने में गलती की, दिस इज इंटर एंड दिस इज इंट्रा, राइट? यही लिखवाया जो नोट्स में लिखवाया, दैट इज करेक्ट। अभी मैंने बोलने में गलती की। क्लियर? जिसे डाउट था, यस और नो? किसने पूछा उसे क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप लार्ज में बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाती है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। फर्स्ट इज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है नोट्स में? यस मैम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। इंटरनल इकोनॉमीज मतलब जब when one firm becomes large, जब एक फर्म कोई बहुत बड़ी साइज में बड़ी बन जाती है जो दूसरी फर्म्स उससे compete नहीं कर पाती, तो दिस इज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब एक फर्म इतना ज्यादा लार्ज मास में प्रोडक्शन करती है कि दूसरी कंपनीज उससे नहीं compete कर पाती, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल इकोनॉमीज। तो यहाँ पर एक फर्म ग्रो कर रही है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में नॉट सिंगल फर्म, सो मेनी large number of small firm grow। समझ में आया? एक्सटर्नल इकोनॉमीज में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, छोटी छोटी फर्म्स हैं पर बहुत सारी हैं। दिस इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर इसमें बात की गई है पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट की भी। अगर आप नोट्स में देखेंगे नेटवर्क इफेक्ट या पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट। पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट का कहना था, इसमें पॉल क्रुगमैन ये कहते हैं कि जब कोई एक इंडस्ट्री डेवलप, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो वहां पर जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड फर्म्स हैं वो सब ग्रो करेंगी। अगर किसी कंट्री में ऑटोमोबाइल्स का बहुत ट्रेंड है तो ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी फर्म्स हैं वो सब ग्रो करेंगी। अंडरस्टूड? क्लियर है? पॉजिटिव नेटवर्क इफेक्ट। अगर किसी कंट्री में कंप्यूटर, जैसे सिलिकॉन वैली का एग्जांपल दिया है, तो सिलिकॉन वैली में जितनी भी कंप्यूटर फर्म्स हैं वो सब ग्रो करने लगी थी। तो जिस चीज का ट्रेंड होता है उस कंट्री में जितनी भी उससे रिलेटेड फर्म्स हैं सबको ग्रोथ मिलती है। एंड वन मोर थिंग इट वाज टॉक्ड अबाउट, एक और चीज जो मैं मिस कर रही हूँ, नोट्स में देख के बताइए, शायद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल था, क्या था? यस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। एक और पॉइंट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हाँ, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांड यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक और चीज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू है कि
Yes. हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है? जब आप लेबर्स बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू इनपुट। यानी एक लेबर 50 स्लाइस ऑफ ब्रेड बना रहा था, तो 2 लेबर 100 नहीं बनाएंगे, द प्रोडक्शन विल बी मोर देन 100। तो इनपुट का प्रोपोर्शन से ज्यादा बड़ा होता है आउटपुट का प्रोपोर्शन। जब आप थोड़े से इनपुट्स लगाते हो तो आउटपुट का प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। 50 ब्रेड एक इंसान बना रहा है तो 100 ब्रेड 2 इंसान बनाने चाहिए, पर नहीं, जब आप 2 लोगों को बनाओगे तो लगाओगे तो प्रोडक्शन 100 ब्रेड से ज्यादा होगा। दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है सबको? Yes. Yes. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं 2 मिनट। मेरे जाए बस। यस, पेज नंबर 18। पे क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 9। एक्सटर्नल इकोनॉमीज रिलेट टू। एक्सटर्नल इकोनॉमीज हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज रिलेट टू लार्ज फर्म्स, मोनोपोलीज, मेनी स्मॉल कॉम्पिटिटिव फर्म्स, इम्परफेक्ट मार्केट। तो इंटरनल इकोनॉमीज में एक फर्म ग्रो करती है और एक्सटर्नल में बहुत सारी Small form. स्मॉल फर्म्स। तो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी C. C, many small competitive firms. Yes, page number 20, question 28. Page number 20, question 28. Krugman's new trade theory explain, और आंसर आप लोग बताएंगे। Krugman's new trade theory explains positive network effect, static conditions of trade, comparative cost advantage, natural difference in resource and climate। इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आता है Krugman's new trade theory में? Positive Positive network effect. Yes. चलिए, तो आपको आई विल अगेन टेल यू कि बहुत सारे ऐसे, अच्छा एक और चीज मुझे जो डिस्कस करनी थी, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। हाँ, टैरिफ, मीनिंग ऑफ टैरिफ समझ लीजिए। टैरिफ किसी को पता है क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, राइट? टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, ठीक है। तो टैरिफ का मतलब है टैक्स। तो अगर इंपोर्ट पर टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट यानी सामान मंगाना, राइट? मैं कंट्री ए हूं और मैं सामान मंगा रही हूं, पर इस इंपोर्ट पर टैक्स लग गया, तो मेरे लिए इस इंपोर्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? वंस अगेन, अगर इंपोर्ट पर टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, तो इंपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो जाए। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो कीप स्टडिंग। अगेन ऑन संडे आई विल बी कीपिंग वन मोर जूम सेशन फॉर रिविजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि आप अगर पैम्पलेट देखेंगे तो उसमें ऐसे एमसीक्यूज है जो सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए। तो उनको भी डिस्कस करने के लिए
और दूसरी चीज है, प्लीज गो थ्रू स्टडी मटेरियल थरोली, स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ें। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं समझ में आते हैं, छोड़ दीजिए। जो बेसिक चीजें हैं, एजम्पशंस, लिमिटेशंस और हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो 3 कंडीशंस हैं, आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी नाम आए हैं, एब्सोल्यूट किसने दिया, कंपैरेटिव इसने दिया, ऑफर कर्व किसने दिया, रेसिप्रोकल डिमांड किसने दिया, इनफैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी नाम है कि दिस कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया, ये किसने दिया, तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम लास्ट चीज आपकी रहेगी, सबके नाम एक बार पढ़ लेना। स्टिल संडे को वी विल बी टेकिंग वन मोर जूम सेशन। अगर जिन्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो अटेंड कीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, चलिए टाइमिंग विल बी 4 to 5 और मैसेज सबको आ जाएगा जूम आईडी से रिलेटेड। चलो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज गो थ्रू स्टडी मटेरियल थरोली। Bye, ma'am.